रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नताशा एक बेहद कामचोर और आलसी लड़की थी। घर के कामों से तो उसे कोई वास्ता नहीं था। एक शाम कॉलेज से घर आकर नताशा चिल्लाते हुए अपनी माँ सुमन से बोलती है, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, मैं आ गई हूँ, जरा कुछ खाने को दे दो। आकर कोई एहसान नहीं किया, कॉलेज ही गई थी, जंग लड़ने नहीं, और कुछ खाने को नहीं है। ज्यादा भूख लगी है तो बना ले अपने लिए जाकर। कैसी माँ हो आप? आपकी फूल सी बेटी भूखी है और आप कह रही हो कि खुद बना ले। अरे आपको तो भागकर कुछ टेस्टी सा बनाना चाहिए मेरे लिए। हो गई बकवास, तेरे पास काम नहीं है लेकिन मेरे पास है, चुपचाप जाकर मैगी बनाकर खा ले। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही नताशा रसोई की तरफ जाते हुए बोलती है, चलो मेरी भूख का सहारा मैगी ही है, हर बार की तरह वही बनाकर खाओ। नताशा रसोई में जाती है और मैगी के 2 पैकेट निकालकर मैगी बनाने लगती है। वो जैसे ही मैगी में डालने के लिए उसका मसाला निकालती है तो उसे देखते हुए बोलती है, बताओ, इतनी सारी मैगी के साथ बस ये छोटे छोटे मैगी मसाले के पैकेट दे देते हैं। जैसा स्वाद चाहिए होता है वैसा आता भी नहीं। खैर, अब तो बनाने यही पड़ेंगे। नताशा मैगी बनाकर अपने लिए एक प्लेट में डाल लेती है और बाहर हॉल में जाकर टीवी देखते हुए मैगी खाती है। तभी उसको टीवी में मैगी मसाला मैजिक का ऐड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे ये ऐड तो मैगी मसाले की है, मतलब मैगी का अलग से मसाला भी आता है जो मैगी में डाल सकते हैं। चलो कल कॉलेज से आते वक्त लेकर आऊंगी और उससे ही मैगी बनाकर खाऊंगी। अगले दिन नताशा कॉलेज से आते वक्त एक दुकान से मैगी मसाला मैजिक के 7-8 पैकेट खरीदती है और घर आकर बोलती है, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, जरा इधर आओ, आपकी प्यारी बेटी बुला रही है आपको। क्या है नताशा, तुझे मुझे परेशान करने में मजा आता है क्या? माँ, मैं आपको परेशान नहीं कर रही, वो मैं ये कह रही थी कि मेरे लिए मैगी बना दो। देखो, कल मैंने अपने आप बना ली थी, आज तो आप बना दो। ठीक है, मैं अभी बना रही हूँ, पर ये काम तो खुद भी कर सकती है। नेक्स्ट टाइम मैं खुद बना लूंगी, प्लीज अभी आप बना दो ना। और हाँ, ये लो मैगी मसाला, मैगी में आने वाले मसाले के अलावा इसको भी डाल देना। ठीक है, ला दे। सुमन रसोई में रात का खाना बनाने के साथ साथ एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर नताशा की मैगी भी बना देती है। और जब नताशा उस मैगी को खाती है तो अपनी माँ से बोलती है, अरे वाह माँ, क्या स्वाद आया है आज मैगी का। कसम से ये मैगी मसाला तो मैजिक है। आपने कितने पैकेट मसाला डाले माँ? सिर्फ आधा पैकेट। सिर्फ आधे पैकेट से इतना स्वाद आ सकता है तो पूरा पैकेट डालकर तो ये लाजवाब बनेगी। नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही बनाऊंगी। नताशा को एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर बनाई गई मैगी बहुत पसंद आती है, लेकिन उसके बैग में मैगी मसाला पैकेट रखकर वो भूल जाती है। ऐसे ही एक दोपहर वो अपने कॉलेज में बैठी क्लास ले रही होती है, तभी उसको अपने पेट में भूख के कारण आवाजें सुनाई देती है, जिस पर वो खुद से बोलती है, अरे यार, क्लास चल रही है और पेट में ये गुड़गुड़ होना शुरू हो गई। अब बीच क्लास में क्या खाऊं? बैग में देखती हूँ, कुछ तो मिलेगा। नताशा अपने बैग में कुछ खाने को देखती है तो उसको मैगी मसाला पैकेट मिलता है, जिसको हाथ में लेकर वो बोलती है, यार ये मसाले के पैकेट पड़े हैं, इनका क्या करूं? पर भूख तो लगी है, क्लास खत्म होने तक इसको ही खाऊं क्या? वैसे सूखा मसाला खाकर भी देखना चाहिए। नताशा पैकेट फाड़कर उसमें से सूखा मसाला खाने लगती है और उसको वो बेहद पसंद आता है, इतना ज्यादा कि वो अपने बैग में पड़े सारे मसाले के पैकेट को क्लास में बैठे बैठे ही खत्म कर देती है। ये सब उसकी क्लास का एक लड़का सोहम देख रहा होता है, जो क्लास के खत्म होते ही उसके पास आकर बैठते हुए बोलता है, अच्छा, मसाला खा लिया है तो ऊपर से कच्ची मैगी भी खा लो और फिर गर्म पानी पी लेना और फिर तुम्हारे पेट में तुम्हारी मैगी तैयार। ये फ्री का ज्ञान किसी ने मांगा आपसे? मैं मैगी कच्ची खाऊं या उसका मसाला सूखा खाऊं? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओहो, मैगी मसाले से चटपटे तेवर हैं आपके। यार वैसे मैं फ्री की एडवाइस देने इसीलिए आया था क्योंकि ऐसे सूखा मसाला खाना सही नहीं होता, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर सोहम उठकर जाने लगता है। तभी नताशा उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोलती है, सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही रूखे ढंग से बोल गई। वैसे तुमने कुछ गलत नहीं कहा था, पर क्या करती यार, मुझे भूख लगी थी और यही था मेरे बैग में। वैसे ये सूखा भी टेस्टी है।
अच्छा, वैसे मैं एक ऐसी शॉप जानता हूँ जहाँ अपने एरिया की बेस्ट मैगी मिलती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वैसे भूख तो लगी है, चलो चलते हैं। नताशा और सोहम क्लास के पास एक छोटी सी मैगी शॉप पर जाते हैं, जहाँ सोहम उसको वहाँ की मैगी खिलाता है, जो नताशा को बेहद पसंद आती है और वो बोलती है, यार ये ऐसा क्या डालते हैं मैगी में जो इतनी टेस्टी बनती है? वही डालते हैं जो तुम कुछ देर पहले सूखा खा गई थी। मैगी मसाला सिर्फ मैगी का टेस्ट ही अच्छा नहीं करता, इवन इसको सब्जियों में भी बनाने के बाद ऊपर से छिड़कने से उनका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। वाह यार, एक मसाले में इतने फायदे, मैं जरूर ट्राई करूंगी। दोनों काफी देर वहाँ बैठकर ऐसे ही मैगी खाते खाते बातें करते हैं। उस दिन की मुलाकात के बाद से दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब कॉलेज खत्म होने वाला था, तो सोहम नताशा को अपने दिल की बात बताने के लिए हाथों में मैगी मसाले का पैकेट पकड़े हुए बोलता है, नताशा, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी रूखी सब्जी जैसी जिंदगी में मैगी मसाला सा छिड़क गया है। अब मुझे इस जायके को जिंदगी भर बनाए रखना है। तो क्या तुम यूं ही मेरी बेस्वाद जिंदगी में स्वाद भरने वाली बनोगी? हाउ क्यूट सोहम, सीरियसली ऐसा प्रपोजल आज तक किसी को नहीं मिला होगा। आई रियली लाइक इट एंड यस, मैं तुम्हारी बेस्वाद जिंदगी का स्वाद बनने को तैयार हूँ। नताशा सोहम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद कॉलेज खत्म होते ही दोनों अपने अपने घर वालों को बताते हैं और घर वाले मिलकर कुछ समय में उनकी शादी करवाते हैं। शादी के बाद जब पहली बार नताशा अपने ससुराल में खाना बनाती है, तो स्वाद को बढ़ाने के लिए वो 5-6 मैगी मसाला के पैकेट भी सब्जी में डालते हुए बोलती है, माँ ने एक बार आधे पैकेट में इतनी टेस्टी मैगी बनाई थी, तो फिर 5-6 पैकेट में तो सब्जी का स्वाद ही मैजिकल हो जाएगा। माँ जी कितना खुश होंगी कि उनकी बहू कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। नताशा खुशी खुशी सारा खाना टेबल पर लगाती है और अपनी सास माया और सोहम को आवाज लगाती है। दोनों माँ बेटे खाने की टेबल पर आकर खाने से आने वाली खुशबू को सूंघकर बोलते हैं, वाह बहू, खुशबू से तो लग रहा है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ माँ, नताशा के हाथों में एक अनोखा सा जादू है खाने को स्वादिष्ट बनाने का। अच्छा बहू, तो चल पहले खिला दे तू खाना, फिर तेरी तारीफों के पुल बांधती हूँ। जी माँ जी, ये लीजिए। नताशा दोनों को खाना परोसती है और जैसे ही माया और सोहम खाने की एक बाइट खाते हैं, तो उसे बाहर थूकते हुए बोलते हैं, बहू ये क्या है, इतना सारा मसाला, सब्जी स्वादिष्ट होने की जगह जहर बन गई है। हाँ नताशा, सब्जी में स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया तुमने, कितने मसाले डाल दिए। सोहम, माँ जी, वो एक बार मेरी माँ ने मेरे लिए मैगी बनाई थी, आधे पैकेट एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर। तो मुझे लगा जब आधे पैकेट से इतना स्वाद आ सकता है, तो 5-6 पैकेट से तो स्वाद बढ़ेगा ही, इसलिए मैंने मैगी मसाला ज्यादा डाल दिया। बेटा देखो, जैसे हर चीज की अति बुरी होती है, वैसे ही खानों में भी मसालों की अति बुरी होती है। मसाले खाने के हिसाब से डालते हैं, अगर ज्यादा खाना बनाना हो तो ज्यादा मसाला, और कम खाना बनाना हो तो कम मसाला। अच्छा माँ जी, माफ कर दो मुझे, मैंने बस मैगी मसाला सूखा खाया है और माँ को लाकर दिया था, कभी उनसे पूछा नहीं कि किसमें कितना इस्तेमाल होता है। कोई नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं हूँ यहाँ तुझे सिखाने के लिए। माँ जी और सोहम जी, आप मुझे 5 मिनट दे दो, मैं मैगी बनाकर लाती हूँ टेस्टी सी। ठीक है, लेकिन मसाला जरा। हाँ बाबा, संभाल के हिसाब से डालूंगी। नताशा रसोई में जाकर मैगी बनाती है और इस बार उसमें मसाला हिसाब से डालती है और 5 मिनट में मैगी बनाकर वो अपनी सास और पति को खिलाती है, जिसको खाकर माया बोलती है, ये बनी ना अच्छी मसाले वाली मैगी, वाह बहू कमाल कर दिया। हाँ नताशा, आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। नताशा भी सबके साथ मैगी मसाले वाली मैगी का आनंद लेती है। साथ ही उसको मैगी मसाले को किस मात्रा में प्रयोग करना है वो भी माया के द्वारा समझ आता है, जिसके बाद वो रोज अपने परिवार को मैगी मसाला की बदौलत स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाने लगती है। ज्योति की शादी इंदर नाम के एक बड़े ही होनहार लड़के से हो जाती है, जहाँ ज्योति भी एक बहुत ही अच्छी बहू की तरह अपने पति और सास सुमन की खूब सेवा किया करती थी। पर वहीं ज्योति के लिए मच्छरों से डील कर पाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति किचन में खाना बना रही होती है कि तभी
उसके कानों के पास आकर मच्छर भिन भिन करता है, जिस पर उसका दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से से बोलती है, इन मच्छरों ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। जब देखो अपना गंदा सा फेस उठाकर मेरे पास चले आते हैं और मेरे कानों में आकर भी भी करना शुरू कर देते हैं। आज तो इनकी खैर नहीं। इतना बोल वो मच्छरों को कभी अपने दोनों हाथों से मारती तो कभी खाना बनाने वाले चमचे से। किचन में शोर की आवाज सुनकर इंदर और सुमन किचन में आ जाते हैं, पर ज्योति को पता ही नहीं चलता। जैसे ही वो मच्छर को मारने के लिए पीछे घूमती है, वो चमचा इंदर के सर पर लग जाता है, जिससे उसके सर पर हल्का सा कट हो जाता है और ज्योति चमचे को रख इंदर से बोलती है, सॉरी इंदर जी, मैंने देखा नहीं, गलती से हो गया। अरे कुछ भी गलती से नहीं हुआ, तेरी तो आदत है मारने की, चाहे वो इंसान हो या फिर मच्छर। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैं तो मच्छर को मार रही थी, इंदर जी बीच में आ गए, उनको लग गई। अरे ये कलमुहे मच्छर सिर्फ तुझे ही काटते हैं, हमें तो काटते नहीं। माँ रहने दो ना, गलती से लग गई। और सच में मच्छर बहुत हो रहे हैं। ज्योति मैं अभी ऑल आउट लेकर आता हूँ। इंदर घर के बिगड़ते माहौल को संभालते हुए घर के लिए ऑल आउट ले आता है, जिसे वो घर के हर कोनों में लगा देता है। ज्योति भी खाना टेबल पर लगा देती है। सब खाना खाने बैठते हैं, पर मच्छरों पर ऑल आउट का भी कोई असर नहीं पड़ता। सब खाना खाते वक्त मच्छरों को भी झेल रहे होते हैं। कभी मच्छर उनके पैरों में काटते तो कभी सर पर डेरा जमा लेते, जो कभी कानों में मधुर मधुर भिन भिन का संगीत बजाते। तभी एक मच्छर इंदर के गाल पर काटने के लिए बैठ जाता है और ज्योति जल्दी से उस मच्छर को मारने के लिए इंदर के गालों पर एक जोरदार हाथ मारती है। मच्छर तो मरकर नीचे गिर जाता है, पर ज्योति की उंगलियों के निशान इंदर के गाल पर छप जाते हैं। ज्योति मरे हुए मच्छर को उठाती है और बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पति की गाल पर बैठकर उनको काटे और फिर उनका खून चूसे। कभी नहीं, अपने पति को बाइट करने का हक ना सिर्फ मेरा है। अच्छा हुआ जो तू मर गया, यही है तेरी सजा। नाक में दम करके रखा हुआ है मेरे। अरे बेवकूफी की हद होती है, ये सब तेरे छूट का नतीजा है, जो ये आज हमारे सर पर मच्छर की तरह नाच रही है और हमारा खून पी रही है। डायन कहीं की। अरे ओ करमजली, मच्छर मारने के चक्कर से इसने मेरे बेटे का गाल ही लाल कर दिया। अरे माँ जी, अगर नहीं मारती ना तो वो मच्छर जिंदा रह जाता और इनका खून पी जाता। अरे मच्छर तो कम से कम आने से पहले भोंपू बजाते हैं, और तूने तो एक शॉट में ही 2 काम कर दिए। नास पीटी कहीं की, तेरे हाथ में कीड़े पड़ जाएं। अपनी सास की बातें सुन ज्योति निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब सोने जाते हैं, जहाँ ज्योति मच्छरों से परेशान हो जाती है और गुस्से में इंदर से बोलती है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे घर वाले इतने सारे मच्छरों के बीच में कैसे रह लेते हैं। सुनिए, उठिए, आप कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं? यहाँ मच्छरों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। बार बार आकर मेरे कानों में अपना भजन सुनाने लगते हैं। ज्योति कोशिश करोगी तो नींद आ जाएगी ना। सोने की कोशिश करो, मच्छरों से ध्यान हटा लो। और हाँ, मच्छर तुम्हें काट रहे हैं ना, तुम उनको काट लो। इतना बोल इंदर सो जाता है, पर मच्छरों की वजह से ज्योति सो ही नहीं पाती। इसलिए वो कोशिश करती है जिससे कि मच्छर भाग जाएं। इसलिए वो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती और मोर्टीन जला देती है और करवटें बदलकर सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद ही नहीं आती और उसकी सारी रात मच्छरों के पीछे ताले बजाने में बीत जाती है। क्या बात है इंदर, क्यों मेरे आगे पीछे घूम रहे हो और ये गला क्यों पकड़ा है? देखो, एक तो मैं मच्छरों की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हूँ, दूसरा तुम मुझे परेशान मत करो अब। अरे डायन कहीं की, तुझे मच्छरों की पड़ी है और यहाँ मेरे बेटे की आवाज नहीं निकल रही। जरूर तूने ही रात में अगरबत्ती जलाई होगी, तभी तो मेरे बेटे की आवाज चली गई। क्या आपको मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती की खुशबू और धुएं से एलर्जी है? हे भगवान, अरे इंदर जी, आपको पहले बताना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और ये मच्छर की प्रॉब्लम भी ना बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। मैंने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया है, देखना
एक एक मच्छर को ना चुन चुन कर मारेंगे। क्या तूने उन चोरों को बुलाया है? अरे पूरे घर में धुआं करके सारा सामान लूट कर ले जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो माँ जी? उस धुएं से सारे मच्छर भाग जाएंगे। हे भगवान, अरे नासपीटी भूल गई क्या? अभी 2 दिन पहले पास वाले घर में ऐसे ही चोरी हुई थी। माँ जी आप रहने दीजिए, किसके घर में क्या कब कैसे क्यों किस लिए हुआ मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इन मच्छरों से छुटकारा चाहिए। इतना बोल ज्योति वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में मच्छर भगाने वाली कंपनी मशीन के साथ वहाँ आ जाती है। उनके आते ही सब घर से बाहर निकल जाते हैं और मच्छर मारने वाले अपनी स्प्रे मशीन लेकर उनके घर में छिड़काव कर देते हैं। पर घर में कहीं चोरी न हो जाए इसलिए सुमन उन पर नजर रखने के लिए बिना मास्क और गॉगल्स लगाए चुपके से अंदर चली जाती है और उस स्प्रे की जहरीली गैस की वजह से वो घर के एक कोने में बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं दूसरी ओर इंदर और ज्योति सुमन को बाहर ना देख ढूंढने लगते हैं, पर सुमन का कुछ पता ही नहीं चलता और ज्योति इंदर से बोलती है, ओफो, माँ जी का कुछ पता नहीं चल रहा। अरे मैं भी किन से पूछ रही हूँ, मैं तो भूल ही गई थी कि इनकी तो आवाज ही नहीं आ रही। अरे अब मैं क्या करूँ, यहाँ इनकी आवाज का नहीं पता और वहाँ माँ जी का नहीं पता चल रहा। इंदर जी मुझे लगता है कहीं माँ जी अंदर तो नहीं। ये बोल वो दोनों धुएं के कम होने का इंतजार करते हुए पूरी सेफ्टी के साथ घर में जाकर सुमन को ढूंढते हैं। तभी ज्योति की नजर सुमन पर पड़ती है और वो देखती है कि सुमन बेहोश होकर नीचे पड़ी है। दोनों पति पत्नी जल्दी से सुमन को बाहर लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद घर का धुआं कम हो जाता है। उसके होश में आते ही इंदर और ज्योति उसको उसके रूम में ले जाते हैं, जहाँ ज्योति उससे बोलती है, माँ जी धुआं अब कम हो गया है और आप होश में भी आ गई हैं और अब तसल्ली से अपना पूरा घर देख लीजिए। घर से कुछ नहीं गया है सिवाय उन घटिया मच्छरों के। सुमन ज्योति की बातों का जवाब न देकर पहले घर की ओर देखती है और हंसकर बोलने की कोशिश करती है, पर वो भी इंदर की तरह बोल ही नहीं पाती, जिस पर ज्योति धीरे से डरते हुए बोलती है, माँ जी क्या हुआ, कुछ बोलिए ना। सुमन बहुत कोशिश करती है पर बोल ही नहीं पाती। तभी इंदर की आवाज आती है और वो बोलता है, लगता है माँ की भी आवाज चली गई। पर इंदर जी आपकी आवाज तो आ गई, ये बहुत अच्छी बात है, और माँ जी की चली गई ये बुरी बात है। खैर छोड़ो, अब माँ जी के गले को थोड़ी देर आराम मिलेगा। वैसे भी सारा दिन बहुत बोलती है और अब मैं रात को चैन से सो सकती हूँ। आखिर ज्योति मच्छरों का इलाज कर उनसे अपना पीछा छुड़ा ही लेती है। उसकी खुशी देख इंदर और सुमन भी फूले नहीं समाते और इस तरह से वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं, वो भी बिना मच्छरों के। निहारिका अपने पति समीर के साथ शॉपिंग करने के लिए एक दुकान पर जाती है, जहाँ पर वो दुकानदार से कहती है, भैया एक अच्छी सी महंगी साड़ी दिखाइए, अमीर हैं हम। ये लीजिए बहन जी, हमारी दुकान की सबसे बेस्ट साड़ी है, चीपेस्ट रेट की, ओनली 500 रुपए। What the hell? 500 रुपए की साड़ी, ऊपर से इतनी चीप। अरे भैया मैं क्या आपको कोई डाउन मार्केट लगती हूँ? अरे कोई महंगी सी ब्रांडेड साड़ी दिखाइए, एक्सपेंसिव। अच्छा एक्सपेंसिव, ये देखिए 1000 रुपए की साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अरे भैया पगला वगला गए हो क्या? 1000 रुपए की साड़ी? अरे कितनी बार बताया है हम अमीर हैं अमीर, और ये क्या गंदा सा रंग दिखा रहे हो? अरे इस रंग का तो कारपेट है मेरे घर में। अच्छा बहन जी ये देखिए, ये एकदम हैंडमेड है और इसका प्राइस 2000 रुपए है। भैया जी आपको एक एडवाइस देती हूँ, साड़ी बेचने की जगह ना आप सब्जी बेचनी शुरू कर दो, क्योंकि साड़ी बेचना आपके बस की बात नहीं है। अरे नहीं बहन जी, ये देखिए सबसे बेस्ट साड़ी है, पूरे 5000 रुपए की। ओ भैया आप रहने दो, समीर जी चलिए यहाँ से। भाई साहब आप बोलते क्यों नहीं मैडम को? हाँ निहारिका, कितनी सुंदर साड़ी है, ले लो तुम। जी आप ना अपना मुंह बंद ही रखिए, आपको क्या पता लेडीज की साड़ी और उनकी चॉइस के बारे में। तभी वहाँ पर एक सोनू नाम का आदमी आता है।
और दुकानदार से कहता है, भाई साहब, मैडम को जरा वो साड़ी दिखाओ जो हमारी पत्नी जी को पसंद आई थी। अच्छा, वो साड़ी, ये लीजिए मैडम, ये है पूरे 20,000 की साड़ी और ये हम सिर्फ अपने प्रीमियम कस्टमर्स को ही देते हैं। ओ वाह भैया जी, क्या बात है। अरे कब से मैं इसी साड़ी का तो इंतजार कर रही थी। आप खामखा ही मेरे साथ बकलोलबाजी कर रहे थे। अरे अब दिखाई ना आपने एकदम दमदार साड़ी। सुनिए जी, आप बिल पे कर देना, मैं तब तक मार्केट से सब्जियां खरीद लेती हूँ। भाई साहब, आपको कैसे पता था कि मेरी वाइफ को यही साड़ी पसंद आ जाएगी? अरे हमारी मिसेज सुल्तान मिर्जा की बहुत बड़ी फैन है। सुल्तान मिर्जा मतलब? उन्हें सस्ती चीजें महंगी बनाकर लेने का बड़ा शौक है। तभी दुकान वाला कहता है, भाई साहब, एक बात बताऊं आपको, जो सबसे पहली साड़ी दिखाई थी ना हमने, मैडम जी ने वही साड़ी पसंद की है। 500 रुपए की साड़ी मैडम जी ने 20,000 में ली है। बहन जी क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है। समीर का मुंह फटा का फटा रह जाता है। ऐसे ही अगले दिन निहारिका की सास मंजू अपनी छोटी बहू शिवानी और निहारिका दोनों से कहती है, अरे सुनो मेरी मूर्ख बहुओं, मेरा ना बर्गर खाने का बहुत मन हो रहा है, तो तुम दोनों जरा बना दो जाके। हाँ हाँ माँ जी, हम अभी बना देते हैं। शिवानी और निहारिका रसोई में चली जाती है और सभी के लिए बर्गर बनाकर थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाती हैं। सभी को बर्गर सर्व करते हुए शिवानी कहती है, ये रहा आप सभी का गर्मा गर्म बैगन का बर्गर। क्या बैंगन का बर्गर? अरे तुम दोनों सच में मूर्ख हो क्या, जो बैंगन का बर्गर बना कर ले आई हो? अरे मेरे कर्म में तो ये मूर्ख ही लिखी थी। वो माँ जी, हम दोनों ने सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या? अब कुछ नहीं, मेरा मतलब कि कुछ अलग करते हैं। अरे ओ नास पीटियो, कुछ अलग करने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। और ये बर्गर अपने माँ बाप को ही खिलाना, मूर्ख कहीं की। अरे माँ जी, फेंका क्यों? अब कैसे खिलाएंगे हम अपने मम्मी पापा को? सारी मेहनत खराब कर दी आपने। अरे ओ गधेड़ियों, मरो जाके कहीं। 100 मूर्ख मरे होंगे तब जाके तुम गधेड़ियाँ पैदा हुई होंगी। हे भगवान, ये मेरे फूटे कर्म, जो मेरे नसीब में ये गधेड़ियाँ ही लिखी थी। अरे माँ जी, हम दोनों बहुत ज्यादा समझदार हैं। आप खामखा ही हमें कोसती रहती हैं। अरे मैं तो और भी तरीके से बोल सकती हूँ, समझी? चली जाओ यहाँ से, वरना अभी तक बर्गर फेंका है, नहीं तो तुम दोनों को उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी कचरे के डब्बे में। माँ जी, जरा ऊंचाई से फेंकना, मैं पैराशूट बांध के उड़ूंगी। अरे जाती हो या लगाऊं दोनों को कान के नीचे एक? इतना सुनकर निहारिका और शिवानी दोनों वहाँ से 9-2-11 हो जाती हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मंजू अपनी दोनों बहुओं से बोलती है, ये लो 10,000 रुपए, और हाँ 2 महीने का राशन लेके आना है। याद से हर छोटी बड़ी चीजें ले आना। जी माँ जी, हम ले आएंगे। दोनों मिलकर मार्केट चली जाती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक लॉटरी टिकट की अनाउंसमेंट सुनाई देती है। दोनों वहाँ पर भाग कर जाती हैं और लॉटरी टिकट वाले के पास जाकर उससे पूछती हैं, भैया कितने का है ये टिकट? जी बहन जी, बस 500 रुपए का है। अरे भैया जी, ये क्या चीप से टिकट दिखा रहे हो? अरे हम अमीर लोग हैं, हमारी पर्सनालिटी को सूट होने वाला टिकट दिखाओ, महंगा सा। इनको अच्छे से मूर्ख बनाया जा सकता है। अरे भैया दिखाओ ना कुछ एक्सपेंसिव टिकट। महंगी टिकट्स आप ले पाओगी मैडम? अरे आपको नहीं पता, मेरे पर्स में पूरे 10,000 रुपए हैं। अरे चाहूँ तो तुम्हारी सारी टिकट 1 मिनट में खरीद सकती हूँ। मैडम, ये टिकट्स 10,000 की हैं। अगर आप इस लॉटरी में जीत जाओगी तो आपको पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्या सच में? हाँ हाँ मैडम, और आपको जो टिकट्स मैं दूंगा उसी टिकट से आप जीत जाओगी, क्योंकि आप हमारी प्रीमियम कस्टमर हैं। जल्दी से दे दो भैया। दोनों जल्दी से लॉटरी के टिकट्स को लेकर वापस अपने घर आ जाती हैं। तभी मंजू उनसे कहती है, अरे ओ नास पीटियों, राशन क्या तुम्हारा बाप लेके आएगा? अरे माँ जी, राशन तो आता रहेगा। हम दोनों आपके लिए कमाल की चीज लेकर आए हैं आज। दिखा तो जरा क्या लेकर आई है। ये देखिए अम्मा जी, ये है 2 लाख रुपए का लॉटरी टिकट। और देखना, कल हम ही जीतेंगे। और अगर नहीं जीते तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ आई तुम्हें? अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
पूरे के पूरे 10,000 की टिकट है। ऐसे सस्ती सी टिकट थोड़ी ना खरीदी है मैंने। देखना, नंबर तो अपना ही लगेगा। वो तो मैं तुम दोनों को हारने के बाद ही बताऊंगी, समझी? अगली सुबह शिवानी और निहारिका टिकट्स लेकर मंदिर में पूजा करती है और वो फिर लॉटरी वाले के पास चली जाती है। वहाँ जाने के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि वहाँ कोई लॉटरी वाला आदमी नहीं है और ये सब देखकर दोनों बहुत घबरा जाती है और पास ही में खड़ी एक औरत से पूछती हैं, अरे बहन जी, कल यहाँ पर एक लॉटरी वाला था, आपको पता है क्या वो कहाँ पर है? अरे बहन जी, वो तो बहुत बड़ा पाखंडी है। कभी सब्जी वाला बनकर लोगों को लूटता है, तो कभी लॉन्ड्री वाला बनकर, तो कभी प्रॉपर्टी वाला बनकर। लगता है आप लोगों को लॉटरी वाला बनकर लूट कर ले गया। अरे उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, आप अपने घर जाओ और बैठकर अफसोस करो। ये सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा रोने लगती हैं और अपनी मूर्खता का उन्हें एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों रोते हुए वापस अपने घर लौटती हैं और अपनी सास से कहती हैं, अम्मा जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो लॉटरी वाला हमें मूर्ख बना गया। अरे अब तुम दोनों को क्या मूर्ख बनाना, तुम दोनों तो मूर्ख ही पैदा हुई हो। अब ये बताओ कि 2 लाख रुपए जीती या हारी? वो आदमी हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ऐसे ही किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मंजू अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती है और शिवानी और निहारिका अब समझदार बनकर अपने पति और सास से पूछकर ही काम करने लगती हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।